नमः संस्कृताय। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो पद्यांश से लेकर है, जो सीटेट सुपरटेट और उसमें क्या कहते हैं यूपी टेट में आपके पद्यांशों से भी प्रश्न आते हैं। एक आध पद्यांश आता है, तो आज हमारा पद्यांश की वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें सबसे पहला श्लोक ये है कि अयं निजा परो वेति गणना लघु चेतेषाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। कहने का मतलब कि सबसे पहले यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात इस प्रकार से अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि यह मेरा है, यह उसका है। ऐसी सोच क्या करते हैं, अयम निजा यह मेरा है, परो वेति और यह उनका है, गणना करते हैं, लघु चेत साम माने संकुचित चित्त वाले। तो इस प्रकार से यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। और इसके विपरीत उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो क्या है, ये संपूर्ण धरती ही क्या होती है, एक परिवार जैसी होती है। तो आज आपसे प्रश्न यहीं से पूछा जा रहा है कि अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतेषाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। कहने का मतलब ये मेरा है, ये उसका है, ऐसी सोच क्या है, संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों के द्वारा होती है। और इसके विपरीत जो उदार चित्त वाले लोग के लिए तो यह क्या होता है, संपूर्ण धरती ही परिवार जैसी होती है। तो देखिए, सबसे पहले आपका इसमें प्रश्न ये है कि कुटुंब शब्द का अर्थ है। तो कुटुंब शब्द का अर्थ क्या है, समाज है, लड़ाई झगड़ा है, परिवार है, व्यवसाय है। तो जो कुटुंब शब्द का अर्थ है वो क्या होता है, परिवार होता है। तो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी नंबर सही होना चाहिए। कुटुंब का क्या होता है, परिवार, तो आपका सी नंबर सही होगा, परिवार। आगे देखिए, फिर अगला प्रश्न क्या है कि ऊपर्युक्त श्लोक में ये है मेरा है, यह पराया है, इस प्रकार की गणना करने वाले को क्या कहा जाता है। तो यह मेरा है, यह उसका है, यह पराया है, इस प्रकार की गणना करने वाले कौन होते हैं, संकुचित चित्त वाले, अर्थात लघु चित्त वाले। तो आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा, बी नंबर, उदार चरित्र वाले। नहीं, उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही क्या है, परिवार है, शक्तिशाली महात्मा नहीं है। तो आपका बी नंबर सही होगा कि जो छोटी सोच वाले व्यक्ति होते हैं, जो छोटा सोचते हैं, जो जिनका मन क्या होता है, छोटा होता है, तो वे क्या करते हैं, ये मेरा है, ये पराया है, इस प्रकार की गणना करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लघु चित्त वाले, अर्थात आपका बी नंबर सही होगा कि लघु चित्त वाले जो हैं वो क्या करते हैं, अपना ये मेरा है, ये पराया है, इस प्रकार की गणना करते हैं। आगे तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो संपूर्ण वस्तुओं को अपना कुटुंब मानता है वो किस प्रकार का व्यक्ति है। तो उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात उदार चरित्र वाले व्यक्ति के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही क्या होता है, परिवार होता है। तो आपका यहाँ पे क्या है, उदार चरित्र वाला, लघु चित्त वाला, समाज से भी अपने पराये की गणना करने वाला तो नहीं। यहाँ पे उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, तो यहाँ पे हो जाएगा उदार चरित्र वाला। आगे देखिए, निम्न में पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। कहने का मतलब वसुधा पृथ्वी की पर्यायवाची है, अचला पृथ्वी की पर्यायवाची है, उर्वी ये भी पृथ्वी की पर्यायवाची है। तो यहाँ पे आपका डी नंबर, क्योंकि जब 3 हो गया तो आपका क्या है, डी नंबर ही बचेगा, जाया पृथ्वी की पर्यायवाची नहीं है। आगे देखिए, फिर प्रस्तुत पद में हमें किस प्रकार की शिक्षा मिलती है। तो इस श्लोक से हमें क्या है, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। इससे हमें कौन सी शिक्षा मिलती है, विश्व बंधुत्व की, राष्ट्रीयता की, समाज सेवा की, अपने पराये की नहीं, इसमें अपने क्या है, विश्व बंधुत्व की। किसकी, बी नंबर है, विश्व बंधुत्व की। किसकी मिलती है शिक्षा, विश्व बंधुत्व की शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा, विश्व बंधुत्व की। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका है,
अगला श्लोक आपका है, यहाँ से 5 प्रश्न बना। अब अगला श्लोक आपका है, न चौर्यहार्यं न चाराज्यहार्यं न भ्रातृभाज्यं न चाबारिकारी व्यकृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। कहने का मतलब आपका यहाँ पे है कि न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातुभाज्यम न च भारिकार व्यकृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्व धनम प्रधानम। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? विद्याधन का महत्व बताया जा रहा है कि विद्या कैसा है, अर्थात इसे ना तो जिसको कोई चोर चुरा भी नहीं सकता, अर्थात विद्या एक ऐसा धन है जिसको क्या है कोई चोर चुरा नहीं सकता, और ना चा राजहार्यम, और ना राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, ना राजा के द्वारा छीना जा सकता है, अर्थात राजा छीन नहीं सकता है, और ना भ्रातुभाज्यम अर्थात जिसे भाइयों में बांटा नहीं जा सकता, अर्थात भाइयों में जिसका बंटवारा नहीं होगा, और ना चा भारिकार, और ये भार के स्वरूप भी नहीं है, अर्थात जिसका बोझ भी नहीं लगता, अर्थात जो भारी भी नहीं होता है। और व्यय कृते वर्धते, व्यय करने पर अर्थात खर्च करने पर क्या होता है? नित्यम, हमेशा बढ़ता ही है। वर्धते माने बढ़ता है। इस प्रकार से ये एक ऐसा धन है जो क्या है कि हमेशा अर्थात जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा। इस प्रकार से ज्ञान का धन सचमुच क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात इसमें धन की से अर्थात विद्या धन की श्रेष्ठता बताया जा रहा है। तो देखिए इसमें जो प्रश्न आपका बन रहा है कि चौर हार्यम पद का अर्थ है, चौर हार्यम पद का अर्थ क्या है? चोरों के द्वारा न चुराने योग्य नहीं, भाइयों के द्वारा बांटने योग्य नहीं, राजा के द्वारा छीनने योग्य नहीं, चोरों के द्वारा चुराने योग्य। तो चौर हार्यम का मतलब क्या होगा? चोरों के द्वारा चुराने योग्य। आपका यहाँ पे डी नंबर सही होगा। आगे देखिए, सभी धनों में प्रधान धन माना गया है, सभी धनों में प्रधान धन माना गया है क्या? जमीन, सोना, विद्या, आभूषण। तो विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, न चौर्यहार्यम न राजहार्यम न भ्रातुभाज्यम न चाभारिकारी व्यकृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। तो सभी धनों में प्रधान धन माना गया है कौन? विद्याधन, अर्थात बी नंबर यहाँ पे आपका सही होगा। आगे देखिए, आगे अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न आपका कौन सा है? ये प्रश्न है कि भाइयों द्वारा बांटने योग्य नहीं है, अर्थात आपका कौन सा है? भाइयों द्वारा बांटने योग्य नहीं है। तो कौन सा होना चाहिए? भाइयों द्वारा बांटने योग्य, विभाजन योग्य नहीं है। कैसा धन है? अर्थात भाइयों द्वारा बांटने अर्थात विभाजन करने योग्य धन कौन सा नहीं है? भाइयों द्वारा बांटने विभाजन योग्य नहीं है। आभूषण, विद्या, घर, जमीन। तो भ्रातुभाज्यम न च भ्रातुभाज्यम न च भारिकारी व्यकृते वर्धते व नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। तो भाइयों द्वारा बांटने योग्य कौन सा नहीं है? अर्थात आपका विद्या, बी नंबर आपका सही होगा विद्या। कौन सा धन है जो व्यय करने पर नित्य बढ़ता है? अर्थात कौन सा धन है जो व्यय करने पर नित्य बढ़ता है? विद्या धन, सोना चांदी, रुपया पैसा, जमीन जायदाद। सोना चांदी तो भाई अगर खर्च करने लगेंगे, किसी को देने लगेंगे तो सारा समाप्त हो जाएगा। रुपया पैसा भी अगर दान करने लगे, सारा दान कर दिए तो समाप्त हो जाएगा। जमीन जायदाद भी अपना किसी को दे दिए तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन विद्या धन ऐसा धन है कि डेली अगर हम एक चीज़ अगर किसी चीज़ की जानकारी देते हैं तो दूसरे दिन वो अत्यधिक और ठोस हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन सा धन है? विद्या धन, अर्थात आपका क्या होना चाहिए? ए नंबर सही होना चाहिए। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, अर्थात व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, व्यय करने पर हमेशा क्या करता है? बढ़ता ही है। आगे क्या है? उपर्युक्त श्लोक में किसकी प्रधानता बताई गई है? किसकी प्रधानता बताई गई है? परिवार की? नहीं। श्रेष्ठता किसकी बताई गई है? न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातुभाज्यम न च भारकारी
व्ययकृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। तो किसकी प्रधानता बताई जा रही है? विद्या की, अर्थात ज्ञान की, ना परिवार की, ना चोर की, ना राजा की, अर्थात ज्ञान की। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? डी नंबर आपका सही होगा, ज्ञान की। आगे देखिए फिर तीसरा श्लोक आपका है, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमितां व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रा कलहेन वा। कहने का मतलब काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रा कलहेन वा। कहने का मतलब यहाँ पे आपका क्या बताया जा रहा है? इसमें समय का सदुपयोग बताया जा रहा है कि काव्य शास्त्र के विनोद में, अर्थात जो बुद्धिमान लोग हैं, कालो गच्छति उनका समय जाता है, धीमताम माने बुद्धिमानों का, अर्थात बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य शास्त्र अर्थात किसमें बिताते हैं? पठन पाठन में व्यतीत करते हैं। और व्यसनेन तु मूर्खाणाम, और मूर्ख लोगों का जो समय होता है वो व्यसन, व्यसन का मतलब होता है गलत आदतों में, निद्रा नींद में, और कलह लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो इस प्रकार से जो क्या है, विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो अपना समय काव्य शास्त्र अर्थात पठन पाठन में व्यतीत करते हैं, और मूर्ख लोगों का समय व्यसन गलत आदतों में, निद्रा नींद में, और कलह अर्थात लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो इस प्रकार से आपका इसमें क्या है? गच्छति पद में लकार है। तो गच्छति पद कहाँ का है? क्योंकि गच्छति पद गम धातु, अर्थात कहाँ का है? गम। गम का मतलब क्या होता है? जाना। तो गम धातु से, अर्थात गम धातु के भ्वादि गण का, किस गण का है? भ्वादि गण का परस्मयी पद और सकर्मक क्रिया। अर्थात आपसे पूछा जाए कि गम धातु कहाँ का है, तो भ्वादि गण का है। किस गण का है? भ्वादि गण का है, परस्मयी पद। गण कितने बताए गए हैं? 10 गण होते हैं। संस्कृत में लकार वाले में कितने गण होते हैं? 10। तो उसमें से भ्वादि गण है, तो इसमें परस्मयी पद है, क्योंकि 2 पद चलता है, आत्मनेय पद और परस्मयी पद। तो इसमें क्या है? गम परस्मयी पद, और कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होती है। तो गम तुम्हारा आपका क्या है? सकर्मक क्रिया। तो यही है यहाँ पे गच्छति पद में लकार है। तो गच्छति पद में लोट लकार, क्योंकि गच्छति का लट लकार में ऐसे चलता है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छथः गच्छत गच्छामि गच्छह्वा गच्छामा। तो इसमें क्या होना चाहिए? आपका सी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा? सी नंबर। सी नंबर क्या है? लट लकार। तो आपका यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए, मूर्खों का समय व्यतीत होता है किसमें? निद्रा में अर्थात नींद में, कलह में लड़ाई झगड़े में, बुरी आदत में अर्थात व्यसन में। तो डी नंबर है। इसमें आपका क्या हो जाएगा? मूर्खों का समय इन सभी में व्यतीत होता है, क्योंकि नींद भी लेते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, और इनकी आदत भी गलत होती है। तो ये आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, काव्य शास्त्र के द्वारा विनोद में किसका समय व्यतीत होता है? तो काव्य शास्त्र के विनोद में किसका समय व्यतीत होता है? बुद्धिमान लोगों का, विद्वानों का, मूर्खों का, धनवानों का, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका क्या है? धीमताम, अर्थात जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनका समय किसमें व्यतीत होता है? काव्य शास्त्र के विनोद में अर्थात पठन पाठन में व्यतीत होता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए, धीमताम पद में विभक्ति एवं वचन बताइए। तो धीमताम प्रथमा बहुवचन नहीं, षष्ठी बहुवचन, तृतीया एक वचन, षष्ठी एक वचन। तो धीमताम रामाणाम कहाँ पे होता है? रमायाम। तो ये कहाँ से है? आगे षष्ठी बहुवचन का होगा। कहाँ से होगा? षष्ठी बहुवचन का। तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा, षष्ठी बहुवचन। आगे देखिए, फिर उपर्युक्त श्लोक में हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? राष्ट्रभक्ति की, विद्या के प्रधानता की, समय के सदुपयोग की। तो हमें क्या है? समय का सदुपयोग बताया जा रहा है कि किस प्रकार से व्यक्ति अर्थात तुलना करके आपको बताया जा रहा है कि जो विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो किस प्रकार से अपने समय को व्यतीत करते हैं काव्य शास्त्र अर्थात पठन पाठन में, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपना समय किस प्रकार से उपयोग करते हैं अर्थात बिताते हैं? नींद लेकर के, गलत आदतों में और लड़ाई झगड़े में। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको समय के सदुपयोग की बात बताई जा रही है। तो आज की वीडियो यहीं तक की। 3 पद्यांश है। धन्यवाद।
वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।